भीम सिंह और रानी पार्वती अपने बेटे पारस के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे। वो ज्यादातर समय उसी के साथ बिताते थे, पर रानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से वो राजकुमार पारस का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं सोच रही थी क्यों ना हम किसी को अपने बेटे की देखभाल के लिए रख लें, जो 24 घंटे इस पर ध्यान दे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी और के हाथों में पले, पर मजबूरी है। मैं कल ही ऐलान करता हूँ कि राजकुमार पारस के लिए एक आया की जरूरत है। अगले ही दिन राजा के पास एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची के साथ आती है। मेरा नाम शैलजा है। राजकुमार पारस के लिए आपको एक आया की जरूरत थी ना? ये काम मैं बहुत अच्छे से करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, मैं तुमको 4 दिन रख कर देखता हूँ, उसके बाद ही मैं फैसला करूँगा। पर तुम अपनी बच्ची को कहाँ इसका क्या है महाराज, ये रह लेगी घर पर अकेली। नहीं नहीं, अकेले छोड़कर आने की कोई जरूरत नहीं है। इसे तुम अपने साथ ले आया करना, कम से कम तुम्हारी आंखों के सामने तो रहेगी। आप बहुत महान है महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन से शैलजा अपनी 2 साल की बेटी लीला को लेकर महल आने लगती है। वो राजकुमार पारस का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। देखते ही देखते पारस और लीला बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर एक दिन अचानक शैलजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा और रानी लीला को बेटी की तरह रखने लगते हैं। देखते देखते दोनों बड़े भी हो जाते हैं और एक दिन रानी लीला से बोलती है, अब तुम दोनों के खेलने कूदने के दिन गए। क्या हुआ महारानी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? इसलिए क्योंकि राजकुमार पारस के लिए हमने राजकुमारी नयनतारा को पसंद कर लिया है। जल्द ही उनका विवाह होने वाला है। अब विवाह होने के बाद थोड़ी ये तुम्हारे साथ खेल कूद करेगा। ये सुनकर लीला उदास हो जाती है। वो अपने घर वापस आकर शीशे में खुद को देखने लगती है। शीशे में लीला की छवि बिल्कुल अलग होती है। वो कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक विष कन्या होती है। अब समय आ गया है लीला, माँ ने मरते वक्त जो मुझे कार्य सौंपा था वो मुझे पूरा करना ही होगा। मैं राजकुमार पारस की शादी उस नयनतारा से नहीं होने आ रही हो? महारानी ने कहा कि तुम्हारा विवाह होने वाला है। हाँ तो क्या हुआ? मैं प्रेम करती हूँ तुमसे। ये तुम क्या बोल रही हो लीला? हम तो बस बचपन के दोस्त हैं। दोस्त? तुमको मेरी आंखों में कभी अपने लिए प्रेम नहीं दिखा? क्या कमी है मुझ में? देखो मुझे, मेरा रूप देखो कितना सुंदर है। आओ मेरे पास, एक बार मेरे गले लग जाओ पारस। मुझे स्पर्श करके देखो, फिर तुमको मेरे सिवा कोई लड़की अच्छी नहीं लगेगी। लीला की ये हरकत राजकुमार पारस को परेशान कर देती है। वो लीला को जोर से झटक कर पीछे कर देता है और उस पर चिल्लाने लगता है, होश में हो लीला, लगता है तुम भूल गई हो मैं राजकुमार हूँ और तुम। मैं एक दासी की बेटी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। मेरा विष मैं राजकुमार की रगों तक पहुँचा कर ही रहूंगी। राजकुमार अपने महल वापस आ जाते हैं और वो लीला की इस हरकत के बारे में किसी को नहीं बताते। इधर राजकुमार पारस बड़े गुपचुप तरीके से राजकुमारी नयनतारा से शादी कर लेते हैं। पर जब इसके बारे में लीला को पता चलता है तो वो तुरंत महल पहुंचती है और राजकुमार पारस से अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। राजकुमार पारस उसे माफ कर देते हैं, पर वहीं से शुरू होती है एक विष कन्या की चाल। एक दिन नयनतारा छज्जे पर खड़ी होती है और नीचे महाराज महारानी के साथ खड़े बातें कर रहे होते हैं। दूर से लीला नयनतारा के पास रखे गमले को देख रही होती है। उसकी नजरों में इतनी शक्ति होती है कि वो गमला नीचे आ गिरता है और लीला तुरंत उस गमले को महाराज के सिर पर गिरने से रोक लेती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ, और ये गमला ऊपर से कैसे गिरा? ऊपर तो राजकुमारी नयनतारा खड़ी हुई थी महाराज, उनके होते हुए ये गमला कैसे गिर गया आखिर? इतना कहकर लीला अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली जाती है। राजा और रानी दोनों एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखने लगते हैं। रात को जब खाने का समय होने ही वाला होता है तो लीला नयनतारा के पास आती है और बोलने लगती है, कितने दिन हो गए राजकुमार पारस ने खीर नहीं खाई। आपकी शादी से पहले मेरे हाथों की खूब खीर खाते थे, वो भी खैर क्या दिन थे। लीला इतना कहकर वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाती है और नयनतारा सोच में पड़ जाती है। वो बिना किसी को बताए रसोई में खीर बनानी चल देती है और राजकुमार के लिए खुद खीर बनाने लगती है। अरे राजकुमारी जी, आप यहाँ बावर्ची खाने में? ये आपको शोभा नहीं देता। क्या मैं अपने पति के लिए अपने हाथों से खीर बनाने भी नहीं आ सकती? खीर? अरे तो मैं ले आती हूँ खीर। अभी आप बाहर सबके साथ बैठे,
नयनतारा के जाते ही लीला खीर में अपनी उंगली घुमाने लगती है। उसके बाद वो उस खीर को जूठा करके बाहर ले आती है। आज राजकुमारी ने अपने हाथों से राजकुमार के लिए खीर बनाई है, जरा चखकर तो बताइए कैसी बनी है। अरे वाह नयनतारा, तुमने बताया नहीं। बस सोचा कि बिना बताए ही कुछ कर दूं। लीला अपने हाथों से सबको खीर परोस कर देने लगती है। सब लोग खीर बड़े स्वाद लेकर खाने लगते हैं। राजकुमार पारस भी जैसे ही खीर को खाने लगते हैं तभी लीला उनको रोक देती है। अरे जिसने खीर बनाई है उनके हाथों से खाओ ना। राजकुमारी ये खीर पहले आप खाएं और फिर राजकुमार को खिलाएं। कहते हैं कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा लीला ने। राजकुमारी एक बार खीर खुद खाकर राजकुमार पारस को खिलाती है। लीला ये देख बड़ी खुश होती है। राजकुमार पारस को भी खीर बेहद पसंद आती है, पर कुछ ही देर में उनको कुछ होने लगता है। उनका सिर घूमने लगता है, उनकी आंखें चढ़ जाती हैं, उनका शरीर नीला पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। बेटा, ये क्या हुआ मेरे बेटे को? जल्दी वैद्य जी को बुलाओ। जल्दी से राजकुमार पारस को उनके कमरे में लेटाया जाता है। वैद्य जी आकर राजकुमार पारस को अच्छे से देखते हैं और फिर महाराज को अकेले में बताते हैं। राजकुमार के शरीर में तो किसी विष कन्या का विष है। विष ज्यादा नहीं है, बस लगता है उसने अपना झूठा इनको खिलाया है। ये सुनकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आप क्या बोल रहे हो? विष कन्या? हाँ, विष कन्या। विष कन्या एक ऐसी लड़की होती है जिसे बचपन से ही विष दिया जाता है। उसके शरीर में इतना विष होता है कि अगर वो खाने की चीज को जूठा भी कर दे तो उसमें भी विष घोल दे। दिखने में बेहद खूबसूरत, नृत्य और संगीत में निपुण ऐसी होती है विष कन्या। विष कन्या? मेरे महल में विष कन्या? आप चौकन्ने हो जाइए महाराज, क्योंकि यदि वो इस महल में प्रवेश कर चुकी है तो सब बर्बाद करके ही जाएगी। वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं, पर महाराज सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कि विष कन्या आखिर है कौन। जब वो इस बारे में रानी को बताते हैं तो वो भी चिंता में आ जाती है। याद करो उस दिन वो गमला अपने ऊपर गिरा था और फिर मैं सीढ़ियों से फिसलकर गिरने वाली थी। सीढ़ियों पर जो तेल था और उसी तेल की खुशबू नयनतारा के हाथों में से आ रही थी। राजकुमार पारस ने हमारे सामने राजकुमारी नयनतारा की जूठी खीर खाई है, कोई और नहीं, राजकुमारी नयनतारा ही विष कन्या है। ये सब बातें लीला बाहर खड़ी सुन रही होती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। महाराज उसी वक्त नयनतारा को बंदी बनाकर कोठरी में डलवा देते हैं। ये आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा कसूर क्या है आखिर? आखिरकार लीला अपने मकसद में कामयाब हो ही जाती है। वो राजकुमारी के कपड़े और जेवर पहनकर राजकुमार पारस के कमरे में जाती है, जहाँ वो आंखें बंद करके आराम कर रहे होते हैं कि सबसे खूबसूरत कन्या लग रही होती है। जब राजकुमार पारस पायल की आवाज से अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने एक विष कन्या को देखकर अपने होश ही खो बैठते हैं। राजकुमार, मैं आ गई हूँ। आपको कब से मेरा ही इंतजार था ना? देखो मैं आ गई। अब आपको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम बहुत खूबसूरत हो। विष कन्या राजकुमार पारस के पास आकर बैठ जाती है और उनको गले लगा लेती है। उसके बाद वो राजकुमार पारस की गर्दन पर काटकर अपना विष उनके शरीर में डालने ही वाली होती है कि तभी पीछे से जोर से धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है। नयनतारा, तुमको तो बंदी बना लिया गया था ना? विष कन्या नयनतारा से ये सवाल करती ही है कि तभी पीछे से रानी आ जाती है और वो विष कन्या को बताती है, हाँ, पर वो तुम्हारा सच सामने लाने की हमारी एक चाल थी। तुम्हें क्या लगा ये सब बहुत आसान है? मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे के आसपास मंडरा रहे खतरे को अच्छे से भांप सकती हूँ। पहले तो मेरा शक नयनतारा पर ही था, पर अच्छा हुआ कल मेरी गलती से जो तुम्हारा हाथ कट गया। तुम्हारी रगों में खून नहीं जहर है, वो मैंने साफ देख लिया था। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। राजा के सैनिक तुरंत आकर विष कन्या को पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, वरना अपने विष से मैं सबको मार दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। विष कन्या का विष बस एक के लिए होता है, जिसे वो अपना बनाना चाहती है। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? हमने तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना था, कभी आया की बेटी नहीं समझा। मेरी माँ एक विष कन्या थी, जिसे दूसरे राज्य के राजा ने आपको मारने के लिए भेजा था, पर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने ये काम मुझे सौंप दिया ताकि मैं राजकुमार पारस को मार सकूं। अगले दिन विष कन्या को सबके सामने खड़ा करके उसको मारने का हुक्म दिया जाता है, पर जैसे ही जल्लाद उसका सर कलम करने लगता है, वैसे ही राजकुमार पारस वहां आकर उसे रोक देते हैं। नहीं, ये मेरी बचपन की दोस्त है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, दूर हटो इससे।
मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुम मुझे बचा रहे हो। यही तो फर्क है मुझ में और एक विष कन्या में। मैं अपनी दोस्ती हमेशा निभाऊंगा। राजकुमार के हुक्म पर विष कन्या को छोड़ दिया जाता है। विष कन्या